महंगाई को ढांकने के लिए ये मीडिया में प्रचारित कराते हैं कि पाकिस्तान में आटा 500 रुपया किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में अगर 500 रुपया किलो बिके या 5000 रुपया किलो बिके, हमसे क्या लेना देना है उससे? हमसे क्या लेना देना है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर वो हमको पड़ोसी समझे और हमसे सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे, अति उत्तम बात है। लेकिन अगर वो हमको अपना दुश्मन समझता है तो हम तो चाहेंगे वहाँ 500 नहीं 5000 रुपया किलो बिके, ताकि लोग परेशान होकर के वहाँ विद्रोह हो। ये तो गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप बनारस जाकर देखिए बनारस में क्या विकास हुआ है, और यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं कि गुजरात मॉडल। से बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि जो देश इनके 10 सालों के शासनकाल में विश्वगुरु बनने जा रहा है और वो मंच से सीना ठोक करके कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि फ्री भाई किस तरीके से आप दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ कैसे मिला सकते हैं? आप या तो गरीबी खत्म कर सकते हैं, विश्वगुरु तभी बनेंगे, और अगर गरीबी कायम है तो विश्वगुरु आप नहीं बन सकते। आप विश्वगुरु बनने का अगर दम भर रहे हैं तो आप कहिए कि हम राशन नहीं दे रहे हैं, और अगर आप राशन दे रहे हैं तो आप कहिए कि हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। यहाँ मुख्य लड़ाई बसपा और सपा का ही है। और जिस तरह से गाजीपुर से आए हैं अरविंद राजभर, ये पता नहीं कहाँ से इनको डिग्री डॉक्टर की मिल गई, और बोलने की तमीज़ इनको नहीं है। बाप और बेटे को दोनों को तमीज़ नहीं है बोलने की कैसे बोला जाता है। सबको गाली देते हैं, उनके साथ फिर गठबंधन करेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं है। पैरासूट से उतारे गए प्रत्याशी हैं, यहाँ बम्पर वोटों से हार के जाएंगे इस बार। राष्ट्रीय मुद्दे खत्म है, अब स्थानीय मुद्दे पर जनता वोट करने जा रही है, और स्थानीय मुद्दे पर जनता का ये मिजाज बन चुका है कि इस सरकार को हटाना है। इस सरकार को हटाने के लिए हमको किसको जिताना है वो हमको तय करना है। का मुद्दा जो है कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर रहेगा। सुरक्षित भी नहीं लोग हैं, रोजगार से तो एकदम बिल्कुल पीछे हैं, और शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे जा रहा है, और महंगाई बढ़ी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देहाती न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्पित कटियार। लोकसभा चुनाव की हमारी चुनावी यात्रा जारी है। हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है इस बार, उसके क्या मुद्दे रहेंगे। इसी क्रम में हम आ चुके हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। घोसी लोकसभा क्षेत्र का ये घोसी तहसील परिसर है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं इस बार, वो क्या मुद्दे रहेंगे अधिवक्ताओं के, वर्तमान सरकार का काम कैसा रहा है, वर्तमान सांसद का काम कैसा रहा है, विपक्ष की ओर से जो कैंडिडेट उतारा गया है, इंडिया अलायंस की ओर से जो कैंडिडेट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और सोहेल बसपा की ओर से जो कैंडिडेट उतारा गया है, वह बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, तमाम विषयों पर सीधा उन्हीं से बात करते हैं। इस बार घोसी की जनता क्या चाहती है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश चंद्रा है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। जी राजेश, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, घोसी में आपने क्या परिवर्तन देखा? परिवर्तन जैसे था घोसी वैसे घोसी है। घोसी को कोई बदल नहीं सकता है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 10 साल कर रही शासन ना, इसके पहले और भी शासन लोग किए, तो घोसी को बदल ही नहीं पाए, तो इनके में दम क्या है कि बदल देंगे। नंबर 1 इंडिया बन रहा है और घोसी बदल नहीं पा रहा है। ये तो गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप बनारस जाकर देखिए बनारस में क्या विकास हुआ है, और यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं कि गुजरात मॉडल। तो ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, हमारा अभी 15 लाख रुपया नहीं मिला, ठीक है ना, 15 लाख रुपया नहीं मिला। दूसरी चीज़ें नौकरी रोजगार जो चीज़ कहे थे वो तो ये तो जुमला चीज़ें हैं, और जुमला वाली सरकार कभी विकास कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। क्या नाम है सर आपका? कैलाश नाथ तहसील। वकीलों के क्या इस बार मुद्दे रहेंगे? देखिए, तहसील में क्या परिवर्तन हुआ? वकील समाज के आईना है, और हम देख रहे हैं कि 10 साल के शासन में समाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा भारतीय जनता पार्टी कहती है, आपने जो महंगाई की बात की है कि लोगों की कमाई बढ़ी है। कमाई तो आपसे महंगाई बढ़ी है? कमाई तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। रोजगार पिछले सरकार से देखें तो 10 साल में रोजगार का प्रतिशत बहुत डाउन हुआ है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल डाउन हुआ है। आत्मनिर्भर कह रहे हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? यहाँ कोई सरकारी रोजगार नहीं है, ना कोई कल कारखाने कर कंपनी बड़े बड़े खुले हैं, तो कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? हमको किसी तरफ से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यह देश हित में कोई विशेष तरह से जो है कि जनता के स्तर को उठाने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। रोजगार मुद्दा रहेगा इस बार? रोजगार का एकदम विशेष मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर विशेष जो है कि कोई भी सरकार हो, जो सरकारें को हम पिछले सरकारों से किसी को हम देखेंगे तो इस साल का मुद्दा जो है कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर रहेगा। सुरक्षित भी नहीं लोग हैं, रोजगार से तो एकदम बिल्कुल पीछे हैं, और शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे जा रहा है, और महंगाई बढ़ी है। सुरक्षा की जो आपने बात की, योगी जी कई सारे में बात करते हैं कि माफिया जो खत्म कर दिए हैं प्रदेश से, फिर किससे डर है? अरे सर, वो माफिया वहीं से थोड़ा ना अपराध है, अपराध तो जगह जगह अपराध है।
आप इससे लेकर के हर जगह पर अपराध जो है की है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार। जीरो टैलेंट पर काम सरकार कर रही है, लेकिन अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है। हर जगह चारों तरफ जो है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार में कोई घटने का जो है कि प्रतिशत नहीं है, बल्कि बढ़ा है। सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 में वापस आई है स्टेट में। 22 में वापस आई है। देखिए, इन मुद्दों पर नहीं वापस आई है सरकार। उनके तो एजेंडे में यही था, जीरो टॉलरेंस है, नहीं। सबको सुरक्षित रखें। यह मुद्दे पर सरकार नहीं वापस आई है। यह गुमराह करके जो है कि हकीकत मुद्दे पर नहीं आई है। जो लोग सोच रहे थे, जो सरकार सोच रही थी, वो सरकार अपने मुद्दे पर सफल है, लेकिन जनता जो सोच करके वोट किए हैं, जनता फेल है। अच्छा, सरकार की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के काम को कैसे देखते हैं? 10 में से कितना अंक देंगे? अब अंक की बात मत करिए, अंक की बात मत करिए। अब वो अंक बताने योग्य नहीं है। आपका क्या नाम है सर? नदीम अख्तर एडवोकेट। नदीम जी, किस तरह से देख रहे हैं इस 2024 चुनाव को आप? देखिए, 2024 का जो चुनाव है जी, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। आवाम का जो मिजाज टटोला जा रहा है, तो उससे ये आभास हो रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे ख़त्म हैं। अब स्थानीय मुद्दे पर जनता वोट करने जा रही है, और स्थानीय मुद्दे पर जनता का ये मिजाज बन चुका है कि इस सरकार को हटाना है। इस सरकार को हटाने के लिए हमको किसको जिताना है, वो हमको तय करना है। इस सरकार को हटाने के लिए जो प्रत्याशी जहाँ जीतता होगा, चाहे वो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी हो या जो दूसरे क्षेत्रीय दल स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं उनका प्रत्याशी हो, अगर उनकी बढ़त दिखती है तो आवाम उस तरीके से वोट करने जा रही है। आवाम इनके 10 सालों के शासनकाल से बिल्कुल ऊब चुकी है। 10 साल पहले इनका नारा था कि हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई शब्द का म नहीं निकल रहा है, और महंगाई की चरम सीमा पर ये पहुंच गए हैं। और उस महंगाई को ढांकने के लिए ये मीडिया में प्रचारित कराते हैं कि पाकिस्तान में आटा 500 रुपया किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में अगर 500 रुपया किलो बिके या 5000 रुपया किलो बिके, हमसे क्या लेना देना है उससे? हमसे क्या लेना देना है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर वो हमको पड़ोसी समझे और हमसे सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे, अति उत्तम बात है। लेकिन अगर वो हमको अपना दुश्मन समझता है, तो हम तो चाहेंगे वहाँ 500 नहीं 5000 रुपया किलो बिके, ताकि लोग परेशान होकर के वहाँ विद्रोह हो। सरकार महंगाई की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि गरीब परेशान नहीं है, हम उनको राशन पहुंचा रहे हैं, 80 करोड़ गरीबों को। इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि जो देश इनके 10 सालों के शासनकाल में विश्व गुरु बनने जा रहा है, और वो मंच से सीना ठोक करके कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि फ्री भाई किस तरीके से आप दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ कैसे मिला सकते हैं? आप या तो गरीबी खत्म कर सकते हैं, विश्वगुरु तभी बनेंगे, और अगर गरीबी कायम है तो विश्वगुरु आप नहीं बन सकते। आप विश्वगुरु बनने का अगर दम्भ भर रहे हैं तो आप कहिए कि हम राशन नहीं दे रहे हैं, और अगर आप राशन दे रहे हैं तो आप कहिए कि हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। हमारे सामने एक जटिल समस्या है, हमारी बहुत बड़ी आबादी है जिसको मैनेजमेंट करना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, भारत चांद पे पहुंच गया है। चांद पे भारत जब पहुंचा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? रह गया सवाल, वो तो एक वैज्ञानिकों का एक विभाग है, हमारे यहाँ संस्थान है, एक संस्थान है जो इस तरीके के कार्य करता है कि जो दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी पे हम भी काम करके अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार उसमें सहयोग करती है, सरकार उसमें सहयोग करती है। लेकिन अगर चांद पे पहुंच जाने के बाद भारत में क्या हो रहा है जो चांद पे न पहुंचने से पहले नहीं होता था, इसको मोदी जी बता दें। 10 साल के शासनकाल में उनको अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाने के बजाय वो कभी कांग्रेस का घोषणा पत्र, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र की फोटोकॉपी है। 10 साल से मरी पार्टी भी उनके दिमाग से निकल नहीं पा रही है। मुसलमान शब्द से लोगों को इतना आतंकित कर दिए हैं, इतना आतंकित कर दिए हैं कि 2 दिन पहले भी भाषण में बोल बैठे कि सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। मुसलमानों को ही अगर दे दी जाए तो क्या वो सिर पे लाद के लेके कहीं चले जाएंगे? तो कहते तो सबका साथ सबका विकास, तो कैसे अब अच्छा, तो फिर ये कैसे फिर उनके मुंह से बात निकल रही है? अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनका कायम है, तो उनके मुंह से ये बात कैसे निकल रही है कि मुसलमानों के पास सारी संपत्ति चली जाएगी? ये संभव है? कोई ऐसा तरीका बताइए जो किसी की संपत्ति लेके किसी को दे देने का किसी के पास कोई राइट हो। तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर मतलब चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? वो करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक है। मेडिसिन में जो एक एंटीबायोटिक दवाई चलाई जाती हैं, वो चुनाव का एक एंटीबायोटिक है। बीजेपी प्रयास कर रहे हैं सभी पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के लिए नहीं, बीजेपी के लिए खासतौर से। और वो प्रयास इस बार उनका सफल नहीं होने जा रहा। मैं आपको बता दूं, विकास के नाम पर जितना इंडिया का निर्माण उन्होंने किया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कोई एक इंडिया का फायदा आप या वो नहीं बता पाएंगे। एक चीज़। दूसरी बात कि कितने इंडिया का उन्होंने निर्माण किया है, ये यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी नहीं बता पाएगा।
कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितने भारत का निर्माण कर दिया। हम तो एक भारत की बात करते हैं। वो भी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ। वो कहते ना है, उनके कहने और करने में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो फिर आपके मुंह से ये बात कैसे निकल सकती है? कैसे निकल सकती है आप बताएं? मतलब कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को जो है टारगेट किया बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। सरकार उनका हिडन एजेंडा भी है उस पर काम करने का। पता है ना मैं कि वो एक एंटीबायोटिक है, चुनाव के बहुत कारगर मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, हमने सुना है कि यहाँ घोसी में जो है ओवैसी जो अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन हुआ है, यहाँ सुनने को आ रहा है कि घोसी में जो है चुनाव ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। तो क्या गठबंधन को, इंडिया अलायंस को नुकसान होगा इसका? देखिए, वोट देने में जनता बहुत समझदार है जी। अगर जनता का मिजाज है इस सरकार को बदलना, उस हिसाब से वोट करेगी। और बाकी पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना। उनका लोकतंत्र का नैतिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार है। उनको पूरा अधिकार है अपनी पार्टी को मैदान में उतारने का, अपना प्रदर्शन करने का, अपनी बात लोगों के बीच रखने का और अपने लिए वोट मांगने का। हर पार्टी को अधिकार बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन एक जो आरोप लगता है ओवैसी पे कि बीजेपी की कहीं ना कहीं बी टीम है। नहीं, वो गलत आपको है। ऐसा आदमी लगता अब कोई भी पार्टी किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती। हर पार्टी अपने लिए काम करती है। और जो वो विरोधी पार्टी का काम है एक दूसरे पार्टी पर आरोप लगाना, तो वो जो भी आरोप लगता हो उसको मैं नहीं स्वीकार करता। आपका क्या नाम है सर? राम प्रवेश यादव का नाम है। यादव जी, घोसी में आपके हिसाब से क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? देखिए, ये घोसी की बात नहीं है, पूरे राष्ट्रीय चुनाव है ये। जी और रोजी रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार, जी। इन पर काम नहीं हुआ है और इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। और जनता इस बार जागरूक हो चुकी है। इस बार सरकार इनकी जानी निश्चित है। सरकार जानी निश्चित है। सरकार तो इतनी उपलब्धियां गिना रही है, 3 तलाक हटा दिया, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, गड्ढा मुक्त यूपी हो रहा है, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी योजना चला दी है। देखिए, राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, जी। किसी को भोजन नहीं मिलेगा। धर्म के नाम पर लोगों को भड़का कर वोट लेने का काम अब तक की करती आई है सरकार। अब जनता जान चुकी है और इनके भुलावे में नहीं आने वाली है और सरकार बदलनी है। जनता इसके लिए तैयार है। जनता तैयार है। बिल्कुल, मंदिर कोई मायने नहीं रखता है। कोई मायने नहीं। मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिलता है मंदिर से, बताइए? कह रहे पूरी इकोनॉमी घूमती है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना, होटल्स बने, गरीब वो तो मजदूरों को कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए है। उनके यहाँ वो जाता है। उसके अलावा हम लोग तो जाएंगे, चढ़ा कर चले जाएंगे। वो तो विशेष वर्ग के लोगों के पास ही जाता है। वो उससे सबको नहीं मिले, सबका विकास सबसे नहीं है। सबका विकास नहीं ये है। बिल्कुल नहीं। मंदिर तो सबके लिए खुला है। मंदिर तो हमारे मन में भी है, तो क्यों नहीं अपने मन में हम लोग अपने पूजा कर ले रहे हैं? मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो वो तो पैसा ट्रस्ट के लिए जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो घोसी में परिवर्तन होगा या हर? बिल्कुल परिवर्तन होगा। इस बार राजीव राय यहाँ से बम्पर रोड से जीते। पिछली बार जो है ये बसपा और सपा के गठबंधन में सीट गई थी और राय जी जो है एमपी बने थे। इस बार उनका टिकट काट के जो चेंज किया है, तो लग रहा है कि बसपा में कुछ मजबूती आई होगी। इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी और गठबंधन इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं चुनौती देगी। देखिए, यहाँ मुख्य लड़ाई बसपा और सपा का ही है। जी और जिस तरह से गाजीपुर से आए हैं अरविंद राजभर, जी ये पता नहीं कहाँ से इनको डिग्री डॉक्टर की मिल गई जी। और बोलने की तमीज़ इनको नहीं है। बाप और बेटे को दोनों को तमीज़ नहीं है बोलने की, कैसे बोला जाता है। सबको गाली देते हैं, उनके साथ फिर गठबंधन करेंगे, तो इनका कोई मतलब नहीं है। पैरासूट से उतारे गए प्रत्याशी हैं, यहाँ बम्पर वोटों से हार के जाएंगे इस बार। क्या नाम है चाचा आपका? मार्कंडेय सिंह। मार्केंड सिंह। बहुत कई सारी सरकारों का तजुर्बा होगा। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या तजुर्बा मिला है? बहुत लाभ मिला है, पूरी जनता को लाभ मिला है। क्या लाभ मिला? अरे बहुत, हमको तो बहुत लाभ मिला है। क्या आप कुछ बताइए ना लाभ। अरे हमारी केसीसी माफ हुई, हाँ। 6000 मिला है साल भर में। हाँ। किसान सम्मान निधि, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल, क्या चाहिए? कह रहे महंगाई बहुत बढ़ रही है। किस महंगाई तो और लाभ भी तो और लोगों को हो रहा है। लाभ हो रहा है? हाँ, महंगाई आपको असर नहीं है? 900 रुपये का सिलेंडर भरा रहे हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई क्या प्रभाव है? और लोगों की इनकम तो भी बढ़ी है। अभी यही बात कर रहे थे इन लोगों से, ये वकील साहब लोग बैठे हैं, कह रहे थे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, इनकम तो वहीं का वहीं है, नहीं। हर चीज़ महंगी हो गई। ऐसी बात नहीं है, इनकम भी बढ़ा है लोगों को। इनकम बढ़ा है। क्यों भाई साहब? ऐसा है कि ये भाई साहब हमारे मित्र हैं और भाग रहे हैं। आइए इधर आइए। ये भाई साहब हमारे मित्र हैं। ये खुद पूछे कि कबाड़ का धंधा कर रहे हैं और लेखक हैं। ये महीने में कितनी रजिस्ट्री करते हैं? लेखक हैं। महीने में कितनी रजिस्ट्री करते हैं? लिखते हैं। और प्लस इन्होंने जितने कबाड़ का धंधा किए हैं उसमें हर साल कुछ न कुछ घटा ही जाता है। क्यों भाई साहब? आपके बिजनेस पे नहीं, बिजनेस तो नुकसान में गया है। नुकसान में गया है। बिजनेस तो कमाई कैसे बढ़ गई? नुकसान में जा नहीं, कमाई कैसे बढ़ गई? ऐसा है कि और लोगों का इनकम बढ़ा है ना, ऑन द होल बढ़ा है। बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हुआ है, लेकिन और और भी आय के स्रोत तो है।
उसे हुआ मिला है। एक चीज़ और भाई साहब को 5 किलो आटा अगर दे दिया जाए, गेहूँ दे दिया जाए, तब पूछा जाए कि क्या इसके पहले 10 साल के पहले आपको चीनी भी मिलती थी, मट्टी का तेल भी मिलता था, और क्या बोलते हैं कि गेहूं और चावल भी मिलता था। ये पहली सरकार नहीं एक उपलब्धि 5 किलो का दे दी है, बाकी तो सब हटा दिया है। दूसरी चीज़ें, भाई साहब धंधे वाले हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग का मतलब एक जात अलग हो सकती है लेकिन हम भाईचारे से रहते हैं। लेकिन इनकी अगर दुखती अगर जीवन रहती है तो हमको बड़ी तकलीफ़ होती है, और मेरी दुखती जीवन होती है तो इनको तकलीफ़ होती है। लेकिन भाई साहब अगर धंधे में अगर घाटे चल रहे हैं तो वो पूरा कहाँ से होगा? पहली चीज़ 5 किलो राशन से पूरा तो होगा नहीं, या आपको 6,000 रुपया दे दे रही सरकार, तो 6,000 तो अभी तो हमारा 15 लाख रुपया बाकी है, तो 15 लाख तो देवे नहीं किए। 15 लाख बाकी है बोल रहे हैं। अच्छा, काले धन की बातें कर रहे हैं। काला धन आएगा तो मिलेगा, कब आएगा? नहीं कब तो आएगा? अब ये तो सरकार जाने भाई, इसके बारे में हम लोग क्या जाने। और एक चीज़ जैसे कहें हम प्रधानमंत्री हमारे कि आत्मनिर्भर, तो इंसान तो आत्मनिर्भर है, हर लोग आत्मनिर्भर है, क्योंकि सरकार की बदौलत रहे हैं। तो आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि पता चला कि हम भूखे मर जाएंगे, तो आत्मनिर्भर तो हम हैं, हम अपने बदौलत ही पेट भर रहे हैं। लेकिन महंगाई जो है 1150 रुपया सिलेंडर ले रहे हैं, और करीब 100 के लगभग में तेल ले रहे हैं, तो ये तो हम अपने निर्भर पे ही चल रहे हैं, गेहूं चावल बेच कर ले रहे हैं, और कोई बात नहीं। आपसे एक सवाल और लेंगे लास्ट में, ये बताइए 2014 में बीजेपी यहाँ थी, फिर 19 से 24 तक यहाँ गठबंधन में गई, इस बार लग रहा है कि वापसी कर पाएगी, 14 का बनवास आएगा? मुश्किल थोड़ा जरूर है लेकिन वापसी करेगी। मुश्किल जरूर है। तो ये देख रहे थे घोसी लोकसभा की जनता का मूड, कुछ आम लोग भी थे, कुछ एडवोकेट हमारे साथ थे, बेबाकी से अपनी बात रखी, बताया कि वर्तमान सरकार का काम कैसा रहा है। महंगाई जो है कहीं ना कहीं इन लोगों ने बताया कि मेन मुद्दा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा रहेगा, तमाम सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। आप देखते रहिए देहाती न्यूज़। धन्यवाद।